बाद डबल बेंच ने इस फंडामेंटल क्वेश्चन पे जजमेंट दिया है, और मेरे ख्याल से कोई ना कोई इसको लेके सरकार ना जाए, इसे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे वर्डिक्ट में कहा है कि आप ये जो मैं बात कर रहा हूं कि आप अगर आपने एक बार रिजर्वेशन का फायदा ले लिया तो आपको एंड तक उसी मेरिट पर रहना पड़ेगा। आज के जो दो जज का जो आया है फ्राइडे को जजमेंट, ये कह रहा है कि हर स्टेज पे ओपन कंपटीशन होगा। तो ये फंडामेंटल लॉ का क्वेश्चन है, कोई रिजर्वेशन को कम ज्यादा नहीं कर रहा। एक बार मैं आपको आंकड़े और बता दूं, ये जो 69,000 भर्ती हुई, इसमें ओबीसी की 18,590 करीब पोजीशन बननी थी, लेकिन इसमें 34,000 ओबीसी की भर्ती हुई क्योंकि कुछ लोग ओपन मेरिट लिस्ट से आ गए। इसमें एससी की 14,400 की भर्ती होनी थी, इसमें 17,260 ओबीसी एससी कैंडिडेट सड़क पे। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपके पैनल में कितने लोगों ने जजमेंट पढ़ा है? 50 पेज का जजमेंट है, 14 पेज से ऑपरेटिव प्रोसीजर शुरू होता है, पेज नंबर 14 से आखिरी के 1.5 पन्ने में डिसीजन है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने वो जजमेंट पढ़ा भी है, यहाँ पे आगे अपने राजनीतिक बयान दे रहे सब। ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि रिजर्वेशन आपने एक बार लाभ लिया है तो अंत में सूची उसी से बनेगी, या हर स्टेज पे ओपन कॉम्पिटिशन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में कई सरकारें बार बार गई। शांतनु जी, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, लेकिन जो हमारी रिसर्च टीम ने हमें जो आंकड़े दिए हैं वो आपसे मैच नहीं करते। हमारी रिसर्च टीम ने जो 21% है ना, 21% और 14% है, 14 अगर मैं थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज्ड हूं, और उसके मुकाबले 21 की जगह 16% बच्चों को यहां पर लिस्ट में शामिल किया गया। आप कह रहे हैं ज्यादा नौकरियां मिली है ना, और यहां जो हमारे पास देखिए मैं आपको बताता, इसकी मैं आपको त्रुटि बता दूं, इसमें क्या होता है। देखिए आप जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेरिट में आप ओपन मेरिट में आ जाते हैं तो आपको जनरल लिस्ट में शामिल कर ले। मान लिया कट ऑफ जनरल की 100 है, 100 नंबर की है, और कोई ओबीसी का कैंडिडेट, एससी का कैंडिडेट, एसटी का कैंडिडेट भी 100 ले आता है, तो उसको जनरल मेरिट या मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी में ले आते हैं। लेकिन ये तभी होता है जब उसने फीस का, एज का, कभी भी किसी एज पे लाभ ना लिया हो। अगर उसने लाभ ले लिया है किसी स्टेज पे तो उसे रिजर्वेशन वाली कैटेगरी में रहना। ये फंडामेंटल क्वेश्चन था जजेस के पास, जो आप अगर देखें 34 पेज का जजमेंट, मैंने पूरा जजमेंट पढ़ा है कि नहीं बिल्कुल, अरे मैं आपसे सहमत हूं बिल्कुल। और वो इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक दस्तावेज है जो उत्तर प्रदेश में एक बेहद चर्चित और संवेदनशील मुद्दे पर केंद्रित है, सहायक शिक्षकों की भर्ती। जी, ये दस्तावेज एक समाचार रिपोर्ट का अंश लगता है जो सीधे तौर पे ये 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक अहम अदालती मामला है, उसको कवर कर रहा है। हाँ, और मुख्य मुद्दा, जैसा कि रिपोर्ट इशारा कर रही है, वो आरक्षण नियमों के कथित उल्लंघन का है। बिल्कुल, और मामला सिर्फ प्रशासनिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सुनवाई के दौरान काफी संख्या में अभ्यर्थी मतलब कैंडिडेट्स कोर्ट रूम में मौजूद थे। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। निश्चित रूप से अभ्यर्थियों की उपस्थिति ये मामले की गंभीरता और इसका जो मानवीय पहलू है उसको रेखांकित करती है। ये केवल आंकड़ों या आप कहिए नियमों की लड़ाई नहीं है, बल्कि हजारों लोगों के भविष्य और उनकी उम्मीदों से जुड़ा संघर्ष भी है। तो आज हम इसी समाचार रिपोर्ट के आधार पर इस पूरे मामले की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। इसमें वकीलों की दलीलें हैं, कोर्ट की टिप्पणियां हैं और आरक्षण को लेकर कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। स्रोत सीमित जरूर है, हाँ, एक अकेली रिपोर्ट है, लेकिन इसमें जो जानकारी सामने रखी गई है वो सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के पालन जैसे कई अहम सवाल खड़े करती है। तो चलिए इस दस्तावेज के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये मामला असल में है क्या, कौन से मुख्य बिंदु उठाए जा रहे हैं और आरक्षण को लेकर क्या बड़े दावे सामने आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं मामले की पृष्ठभूमि और कोर्ट की सुनवाई से। रिपोर्ट बताती है कि ये अभ्यर्थी पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 2 साल, ये तो एक लंबा वक्त होता है। हाँ, 2 साल का संघर्ष अपने आप में मतलब व्यवस्था की धीमी गति या शायद उसकी जटिलता की ओर इशारा करता है। रिपोर्ट के मुताबिक मामला हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस पंकज भाटिया के सामने था और अभ्यर्थियों की अदालत में मौजूदगी वो सिर्फ उनकी मजबूरी नहीं है, बल्कि न्यायपालिका पर उनकी जो एक तरह से आखिरी उम्मीद टिकी है उसको भी दर्शाती है। सही कहा। मुद्दा साफ है। उनका आरोप है कि भर्ती में जो आरक्षण कोटा तय था उसे सही तरीके से मतलब प्रॉपरली लागू नहीं किया गया। और इसी सुनवाई से जुड़ी एक बात जो रिपोर्ट में काफी प्रमुखता से बताई गई है वो है सुनवाई का महज
25 मिनट चलना और सरकारी वकील का कथित तौर पर अपना पक्ष मजबूती से न रख पाना, इस पर जस्टिस भाटिया की नाराजगी भी रिपोर्ट में दर्ज है। सिर्फ 25 मिनट की सुनवाई, इसका क्या मतलब निकालें? देखिए, किसी भी अदालती कार्रवाई का समय तो कई बातों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर रिपोर्ट का विवरण सटीक है तो महज 25 मिनट में बहस का सिमट जाना और अहम सरकारी वकील का प्रभावी जवाब ना दे पाना, ये कई तरह के संकेत देता है। जैसे कि या तो सरकार के पास इन आरोपों के खिलाफ कहने को ज्यादा कुछ था नहीं, या फिर हो सकता है तैयारी में कोई कमी रह गई थी। ये स्थिति सरकार की तरफ से मामले को जो गंभीरता दी जा रही है उस पर भी सवाल उठा सकती है। और इसी संदर्भ में जस्टिस भाटिया की वो टिप्पणी जो रिपोर्ट में कोट की गई है, नौकरी दीजिए वरना फैसला हम करेंगे, ये तो काफी सीधी और कह सकते हैं सख्त चेतावनी लगती है। बिल्कुल, ये टिप्पणी सिर्फ अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, ये गहरी निराशा और एक तरह की फटकार भी है, कह सकते हैं। ये दिखाती है कि अदालत मामले में हो रही देरी और शायद प्रशासन के रवैये से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अच्छा, ये टिप्पणी एक अल्टीमेटम जैसी है जो व्यवस्था पर जल्द कार्रवाई करने का दबाव बनाती है, और ये भी स्थापित करती है कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करने से हिचकेगी नहीं। हाँ, ये बात तो है। और शायद उन अभ्यर्थियों के लिए ये उम्मीद की किरण भी हो सकती है जो 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। अब आते हैं उस दावे पर जो इस मामले के स्केल को लेकर, मतलब इसके पैमाने को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थियों के वकील का कहना है कि ये कथित अनियमितता केवल 6,800 सीटों तक सीमित नहीं है। हाँ, जो पहले शायद माना जा रहा था। हाँ, जैसा शायद पहले समझा जा रहा था, बल्कि इसका दायरा 19,000 सीटों तक फैला हुआ है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है, लगभग 3 गुना। ये बाकी एक चौंकाने वाला दावा है, और इसके परिणाम अगर ये सही है तो बहुत गंभीर हो सकते हैं। खासकर इसलिए क्योंकि रिपोर्ट ये भी बताती है कि सरकार ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 6,800 सीटों के संबंध में ही हलफनामा यानी एक तरह का एफिडेविट दिया था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था? जी, तो अगर अब वकील 19,000 सीटों पर अनियमितता का दावा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आरक्षण नियमों के उल्लंघन का असर कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है और प्रभावित उम्मीदवारों की संख्या भी अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन क्या रिपोर्ट में इस 19,000 वाले दावे का कोई आधार, कोई बेसिस बताया गया है? क्योंकि सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आंकड़े से इतना बड़ा अंतर, ये सवाल तो उठता है कि ये नया आंकड़ा कहां से आया। सही सवाल है। रिपोर्ट में इस नए दावे के आधार का जिक्र नहीं है, ये सिर्फ वकील के दावे के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। अब जाहिर है अदालत के सामने इस दावे को साबित करने के लिए मजबूत साक्ष्य यानी सबूत पेश करने होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये दावा अपने आप में मामले की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। ये इस संभावना की ओर भी इशारा करता है कि शायद पहले जो जानकारी सामने आई थी वो पूरी तस्वीर नहीं थी, या फिर समस्या की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, और ये सरकार के पिछले स्टैंड पर भी सवाल खड़ा करता है। और इन अनियमितताओं को और स्पष्ट करने के लिए रिपोर्ट कुछ ठोस आंकड़े भी देती है। दावा किया गया है कि ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार 27% आरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन मिला सिर्फ 3.80%। 27% की जगह 4.25%। यह आंकड़ा तो मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। हाँ, ये विसंगति, ये गैप बहुत बड़ा है। अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है तो ये ओबीसी वर्ग के लिए जो संवैधानिक और कानूनी रूप से तय आरक्षण का अधिकार है उसका एक तरह से मजाक उड़ाने जैसा है। ये केवल एक कैलकुलेशन एरर या गणना की त्रुटि नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक व्यवस्थागत मुद्दे की तरफ इशारा करता है कि कैसे नियमों को ताक पर रखा गया। और मामला सिर्फ ओबीसी तक ही सीमित नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक एससी यानी अनुसूचित जाति वर्ग, जिन्हें 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, उन्हें कथित तौर पर सिर्फ 16.2% ही दिया गया है। यहाँ भी कमी साफ दिख रही है। हालांकि ओबीसी जितनी बड़ी नहीं है, पर फिर भी कमी तो है। बिल्कुल, 21% के मुकाबले 16.2% भी एक अहम अंतर है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ प्रतिशत के आंकड़े नहीं हैं। रिपोर्ट इस स्थिति को सीधे तौर पर 2 महत्वपूर्ण नियमों, एक तो बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और दूसरी आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन बताती है। अच्छा, ये नियमावली 1981 और 1994 की, इनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो देखिए, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 ये वो नियम है जो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षकों की भर्ती की पूरी प्रक्रिया, उनकी योग्यता वगैरह तय करते हैं। ओके।
और आरक्षण नियमावली 1994 ये वो कानून है जो सरकारी नौकरियों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण कोटा कैसे लागू किया जाएगा उसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित करता है। यानी आरोप ये है कि भर्ती प्रक्रिया में न सिर्फ आरक्षण के प्रतिशत को घटाया गया, बल्कि उन बुनियादी नियमों और कानूनों का ही पालन नहीं किया गया जिनके आधार पर ये पूरी भर्ती होनी चाहिए थी। यही मतलब हुआ? सटीक कहा आपने। आरोप यही है कि ये केवल प्रतिशत का हेरफेर नहीं, बल्कि स्थापित कानूनी ढांचे की, मतलब जो लीगल फ्रेमवर्क है, उसकी अवहेलना है। और ये चीज मामले को और गंभीर बना देती है, क्योंकि ये प्रशासन की कार्यप्रणाली और कानून के पालन के प्रति उसकी जो प्रतिबद्धता है उस पर सीधा सवाल है। रिपोर्ट में एक और परत जुड़ी गई है। इसमें कहा गया है कि विशेष आरक्षण और अन्य उप श्रेणियों, सब कैटेगरी के आरक्षण को भी कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये ओबीसी और एससी के अलावा भी अन्य वर्गों को प्रभावित करता है? हाँ, बिल्कुल। आरक्षण व्यवस्था में ओबीसी और एससी के वर्टिकल आरक्षण के अलावा हॉरिजॉन्टल आरक्षण भी होता है, जिसमें विशेष श्रेणियां आती हैं। अच्छा, हॉरिजॉन्टल आरक्षण। हाँ, जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन और कुछ मामलों में महिलाएं भी। तो अगर इन उप श्रेणियों के लिए जो निर्धारित कोटा था उसको भी सही ढंग से लागू नहीं किया गया, जैसा कि रिपोर्ट में आरोप है, तो इसका मतलब है कि अनियमितताओं का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और ये कई अलग अलग समूहों को प्रभावित कर रहा है। ये दिखाता है कि समस्या सिर्फ मुख्य आरक्षण श्रेणियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी आरक्षण व्यवस्था के इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब उसके कार्यान्वयन में खामियां हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत स्तरीय मामला दिख रहा है। सीटों की संख्या पर विवाद है, आरक्षण प्रतिशत में भारी कमी के आरोप हैं, भर्ती और आरक्षण के बुनियादी नियमों के उल्लंघन का दावा है, और अब ये विशेष आरक्षण श्रेणियों की अनदेखी का भी आरोप भाप रहे। और इस सब के बीच वो हजारों अभ्यर्थी हैं जो, जैसा रिपोर्ट बताती है, 2 साल के संघर्ष के बाद अब पूरी तरह अदालत पर निर्भर है। हाँ, स्थिति यही है। 2 साल का इंतजार और संघर्ष किसी के भी धैर्य की परीक्षा ले सकता है, खासकर जब उनका पूरा करियर, उनकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हो। सही बात है। अदालत अब उनके लिए सिर्फ न्याय का मंदिर नहीं, बल्कि शायद आखिरी उम्मीद का ठिकाना बन गई है। न्यायपालिका पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ इस जटिल मामले के तथ्यों की जांच करना, बल्कि उन लोगों को राहत देना जो मानते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और इस मामले में अदालत का फैसला किस तरह का प्रभाव डाल सकता है? क्या ये सिर्फ इन 69,000 या वो जो कथित 19,000 प्रभावित सीटों की बात हो रही है वहीं तक सीमित रहेगा? नहीं, मुझे लगता है इसका प्रभाव कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है। तात्कालिक रूप से तो ये उन हजारों उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला करेगा जिनका चयन या तो हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अदालत अनियमितताएं पाती हैं तो उसे तय करना होगा कि सुधार कैसे किया जाए। क्या चयन सूची बदलेगी? क्या नए सिरे से प्रक्रिया होगी? ये बहुत पेचीदा सवाल हैं। हाँ, ये तो मुश्किल होगा। लेकिन दूरगामी तौर पर देखें तो ये फैसला उत्तर प्रदेश में भविष्य की सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक नज़ीर, एक मिसाल कायम कर सकता है। ये आरक्षण नीतियों को कैसे लागू किया जाना चाहिए और सरकारी विभागों की जवाबदेही कितनी होनी चाहिए, इस पर एक स्पष्ट संदेश देगा। तो इस एक समाचार रिपोर्ट के विश्लेषण से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती का ये मामला सिर्फ नौकरियों और आंकड़ों का खेल नहीं है, ये कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, बिल्कुल। ये न्याय से जुड़ा है, पारदर्शिता से जुड़ा है, संवैधानिक मूल्यों और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे के सही कार्यान्वयन से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने देखा कि कैसे वकील के दावे, खासकर वो 6800 बनाम 19,000 सीटों वाला दावा, फिर जज की वो तीखी टिप्पणी, नौकरी दीजिए वरना फैसला हम करेंगे, और आरक्षण आवंटन के वो चौंकाने वाले आंकड़े, जैसे ओबीसी को 3.8%, एससी को 16.2%, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल और कह सकते हैं चिंताजनक स्थिति बयान करते हैं। हाँ, ये रिपोर्ट हमें न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में संभावित भारी खामियों और कानूनी चुनौतियों के बारे में बताती है, बल्कि उन हजारों उम्मीदवारों के धैर्य, उनके संघर्ष और उनकी उम्मीदों की कहानी भी कहती है, जो 2 साल से अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे नियमों की कथित अनदेखी न केवल व्यक्तियों के जीवन को, बल्कि पूरी व्यवस्था में उनके भरोसे को भी प्रभावित कर सकती है। और यहीं पे वो बड़ा सवाल उठता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। जब सार्वजनिक भर्ती प्रक्रियाओं, खासकर जिनमें आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान शामिल हों, कि निष्पक्षता और पारदर्शिता पर इतने गंभीर सवाल खड़े होते हैं, तो फिर आम नागरिक का उस व्यवस्था में विश्वास वो कैसे कायम रह सकता है? ये वास्तव में आज के दौर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक सवाल है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद नागरिकों का उसमें विश्वास ही होता है।
है ना? बिल्कुल। जब भर्ती प्रक्रियाओं जैसी बुनियादी चीजों में पारदर्शिता और निष्पक्षता की कमी महसूस होती है या नियमों का पालन होता नहीं दिखता, तो ये विश्वास दरकने लगता है। इसे बनाए रखने के लिए सिर्फ नियमों का होना काफी नहीं है, उनका ईमानदारी से और समयबद्ध तरीके से पालन होना अनिवार्य है। जब ऐसा नहीं होता तो न केवल प्रभावित लोग निराश होते हैं, बल्कि समाज में एक व्यापक हताशा और संदेह का माहौल बनता है। तो ये मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ हजार शिक्षकों या उम्मीदवारों का नहीं, बल्कि एक आईना है जो दिखाता है कि व्यवस्था को और कितना पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील होने की जरूरत है। निश्चित तौर पर इस मामले का अंतिम नतीजा जो भी हो, इसने कई अहम सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं, जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। ये आगे भी देखने वाली बात होगी कि कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है। आज के इस गहन मंथन के लिए धन्यवाद। ये स्पष्ट है कि ये एक विकसित होता हुआ मामला है और इस पर आगे भी नजर बनाए रखने की जरूरत होगी।